हादसा हुआ जिसमें कई लोग जो है लापता है, हमें मालूम नहीं है। बहुत सारे गाड़ी यहाँ दब गई है, मलबे के नीचे है, होटल मलबे के नीचे है। और इस वक्त सड़क बंद है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे जो पैसेंजर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो इसका एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचे कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। और दिन ब दिन जो है जो हम पूरा इसके कहते हैं ना, प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं, तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है। और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई, और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियां मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहाँ फंसे हुए हैं लोग सड़क पे, उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी जल्दी हटाया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर अल्लाह ताला चाहे, ऊपर वाला चाहे, कोई जान बच भी सके। और दूसरा जो वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं या जवान भी हैं, तो उनके तब तक बचाव का, खाने पीने का जो है अरेंजमेंट किया जाए। और मैंने अपने हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो उसी एरिया के हैं, इम्तियाज शान, उसको भी मैंने बताया कि अपनी टीम लेके जाए, क्योंकि अभी तो वहाँ रोड बंद था उस गांव की तरफ। मैंने कहा वहां जाके जो भी हो सकता है मदद वो करनी चाहिए। तो दूसरा, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में भी तूफान आया था, झालाबारी हुई, यहाँ भी मेरे ख्याल में जो हमारे जो बासमती है, जो हमारे आम के पेड़ वगैरह हैं, उस पर बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और कश्मीर में भी हाल ही में बहुत ही ज्यादा झालाबारी हुई। और खासकर जो कश्मीर का सेब है और जो बादाम की इस वक्त वो फूल लगे हुए थे, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है हॉर्टिकल्चर, तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब मैंने देखा वो जिस तरह वो फूल सारे जमीन पे पड़े हुए थे, छोटे छोटे, जिसमें सेब के वो फूल थे, बादाम के वो फूल थे, तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है उसको देखे। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सरकार को हर जगह टीम्स भेज के देखना चाहिए कि कितना नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं, कितना हम आगे चल के किसानों को, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, कि उनकी क्या मदद कर सकते हैं। उनको जो दवाइयाँ हैं, खाद है, क्या वो हम कम से कम कीमत पे उनको दे सकते हैं, ताकि उनका जो बोझ अभी है, जो इसके नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए, और कुछ कंपनसेशन के तौर से भी उनको देख दिया जाए। तीसरी बात ये है कि हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं असेंबली में, बहुत ही आज भी मेरे ख्याल में कहीं धरना चल रहा है डेली वेजर्स का। तो हमारे असेंबली मेंबर्स ने 3 बहुत ही अहम बिल लाए थे, जिसमें एक तो डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का, जिसमें मेरे वक्त में काफी पेशरफ्त हुआ था। हमने बायोमेट्रिक सबका कराया था, और उसके बाद 520 हमने लाया था उसमें एक एसआरओ कि इनको रेगुलराइज करने का, पर क्योंकि सरकार साथ ही में गिर गई और वो नहीं कर सके, तो अब हमने बिल लाया जिसको गवर्नर साहब ने ओके भी किया, मगर बदकिस्मती से सरकार ने उसको असेंबली में लाने नहीं दिया। बड़ा शोर शराबा, ड्रामा ड्रूमा चलता रहा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप इन डेली वेजर्स को जल्द से जल्द रेगुलराइज कर सके, क्योंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, पीएचई हो, आरएनबी हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, आरएनबी हो, जितने भी डिपार्टमेंट है वो डेली वेजर्स के बलबूते पे चलते हैं। और ये बेचारे जो हैं फाका कशी की हालत में जिंदा है। अब 20-20, 25-25 साल से ये काम करे, उनके हालात बहुत खराब हो रहे हैं। तो इनको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। दूसरा, हमने बिल लाया था कि आपको पता है पूरे मुल्क में इस वक्त बुलडोजर का बड़ा फैशन चला हुआ है, और यहाँ भी वो शुरुआत हो गई थी, मगर किसी वजह से थोड़ा बहुत रुक गए। जब हम भी दिल्ली गए, पार्लियामेंट के सामने धरना वरना दिया, मगर अब फिर कहीं ना कहीं लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं
मैंने सुना बटंडी में भी और कश्मीर में भी। तो हमारी एक बिल आई थी हमने कि जो जहां रहता है सरकारी जमीन पे, खासकर गरीब लोग हैं, गरीबों के स्कूल हैं, तो उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। इस बिल को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ओके किया था, पर इस बिल को भी डिस्कशन में नहीं लाया गया। इसके अलावा हमने बहुत अहम रेजोल्यूशन लाए थे। एक तो ये हमने लाया था कि इलीगल माइनिंग, एक तो इलीगल माइनिंग के लिए हमने ये कहा था कि जो माइनिंग है उसको रेगुलराइज किया जाए। मगर मैंने सुना है कि अभी जिन्होंने ऑक्शन पे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, जिन्होंने तमाम जो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने के बावजूद उनको क्लियरेंस नहीं मिल गई है, उनको बंद किया गया है। और जो माफिया है माइनिंग का उसको चलाया जा रहा है, क्योंकि उससे हफ्ता लिया जा रहा है। अगर लीगल माइनिंग को चलने दिया जाए किसी कंट्रोल तरीके से तो आपको रॉयल्टी मिलती है, मगर जो लीगल माइनिंग को उसकी क्लियरेंस को बंद करके जो यहाँ के लोकल्स करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं जिससे सरकार को रॉयल्टी मिल सकती है, उसको बंद करके इलीगल माइनिंग को पूरी इजाजत दी है, पूरी छूट है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप हमारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वजीर आला साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज को देख लीजिए कि इससे आपकी सरकार की भी बदनामी होती है, क्योंकि जब से आपने माइनिंग को बैन करने के नाम पे कि हमने माइनिंग बैन कर दी, आपने माइनिंग बैन नहीं की, आपने इलीगल माइनिंग को बैन नहीं किया। वो चल रही है और दिन दहाड़े चलती है और उससे बहुत सारा जो है मटेरियल निकाला जा रहा है और उससे आप ही के लोग और दूसरी जमातों के लोग उससे पैसा जमा कर रहे हैं। इसको बंद कर लीजिए और जिनका ऑक्शन से जिन्होंने इसका टेंडर लिया हुआ है उनकी क्लियरेंस कर देके उनको माइनिंग की इजाजत दे दीजिए। और हमने एक रेजोल्यूशन ये भी लाया था कि वन टाइम माफी मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं बिजली फीस, किसी के जो 2000 आने थे या 1500 महीने का था तो उनकी लाखों में इस वक्त बिजली फीस है, कमर टूट गई है लोगों की। हालांकि सरकार ने कहा था हम फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, वो तो नहीं दिए। और जो बिजली फीस है हमने रेजोल्यूशन लाया था इसको वन टाइम माफी देना चाहिए, पर उसको भी नहीं उठाया। बाकी आप इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। से पहले एडवाइजरी जारी हुई थी, आपने खुद ही कहा बहुत कटिंग हुई है, फिर भी इतने लोग क्यों पाए गए? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है कि लोगों को फिर छोड़ दिया गया? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये जब इसमें जो मौसम की जो वेदर का जो फोरकास्ट है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और लोगों को रोका जाना चाहिए कि आप उसको क्रॉस मत करो। क्योंकि अगर पहले लोगों को रोका गया होता और ये वेदर फोरकास्ट भी था कि 3-4 दिन बड़ा मौसम खराब रहेगा तो शायद लोग ना निकलते और लोगों की जाने भी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की इसमें गफलत है, इसमें उनकी इंडिफरेंस है कि उन्होंने लोगों को क्यों नहीं रोका इस रोड पे ट्रैवल करने से। और इसमें एक और बात, एक बात जो नेशनल हाईवे पे इस वक्त हुआ, मैं समझती हूँ उससे और ज्यादा जरूरी बन जाता है कि मुगल रोड का जो टनल है वो जल्द अज जल्द बनना चाहिए ताकि हमारे पास इस रोड पे इतना दबाव ना हो, दोनों रोड साथ साथ चलते रहें और लोगों को आसानी हो जाए। पुलिस ने एक मामला दर्ज किया, आपके द्वारा इस पर ट्वीट किया गया, वो लियाकत, प्रोफेसर लियाकत, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको जैसे खुद ही का मैंने बात की और मुझे खुशी है उसमें एक्शन हुआ, एक इंक्वायरी हुई। क्योंकि ये जो दूर दराज इलाके हैं इनमें जब इस किस्म के हादसे होते हैं, पिटाई होती तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया तो मुझे खुशी है कि आर्मी ने उसमें तुरंत एक्शन लिया और FIR भी दर्ज हुई। पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, ये कुदरती आपदा के तहत नहीं हो रही है क्या? ये तो बहुत बड़ी वजह है। देखिए ना, अभी आप उत्तराखंड में देखिए हर साल कुछ ना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हमने जंगल पहाड़, हमको अगर टनल बनाना कहीं जरूरी है, जैसे आप सर्दियों गर्मियों में किसी रीजन को जोड़ना चाहते हैं, मैं समझती हूँ मुगल रोड टनल बनाना जरूरी है।
गुरेज का टनल बनाना जरूरी है, कुपवारा का टनल बनाना जरूरी है, मगर जिस तरह यहाँ से किश्तवाड़ का, मगर एक यहाँ से कश्मीर तक सिर्फ इसलिए टनल बनाए जाएं कि ताकि बहुत जल्दी हो जाए। पहाड़, जंगल, इतने हमारे छोटे छोटे चश्मे वो खत्म करके टनल निकाले गए, उसका ये नतीजा है कि ये स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक बन गया है लोगों के लिए। तो मुझे लगता है हमें एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ने कहा कि फारूक साहब को पता कि हम इनको हेल्प कर सकते थे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी दुनिया जानती है दुल्हन साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज्यादा हमदर्द और दोस्त हैं। और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फौज लगाने की क्या जरूरत थी कश्मीर में। अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के जरिए 370 खत्म करने में उनकी मदद करता। ये दुल्हन साहब ने किसी बग़्ज़ यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाए। और बीजेपी, ये जो फारूक साहब हैं, ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिलके चले। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, वो बड़ी छोटी छोटी बातें कही उन्होंने, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के जरिए, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को, लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या करे, वहां क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहां क्या हुआ। या उससे पहले 2014 जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की बात चल रही थी आपस में, उस वक्त देवेंद्र रैना, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा एक बार नहीं 4 बार उमर साहब और वो दिल्ली गए बीजेपी लीडरशिप से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप पीडीपी के पीछे क्यों पड़े हो, हम बिला शर्त व शुरूत बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी तो मिलती है। सरकार तो हमने बनाई, तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा इल्जाम बीजेपी पे क्या है कि वो 370, हाँ? और पीडीपी वो जमात है जिसने बीजेपी के हाथ 3 साल बांध दिए जब हम सरकार में थे। क्या उन्होंने 370 पर हाथ लगाया? नहीं, मुझे बताइए, हाथ लगाया? अगर पीडीपी ने उनका साथ दिया होता तब तो अभी भी मैं वजीर आला होती, मुझे तो कोई छू नहीं सकता था, मगर हमने साथ नहीं दिया। उसके बजाय फारूक साहब ने यह कहा कि अगर बीजेपी वालों ने मुझ पे भरोसा किया होता तो मैं 370 हटाने में उनको असेंबली के जरिए देखिए, ये तो हकीकत है और अनफॉर्चुनेट है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और जो राहुल जी का ये कि पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन के बीच में लाखों वोटर्स बढ़ गए वहां पर, तो ये तो जानने वाली बात है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया गवर्नर्स को लेके, वक्फ को लेके, तो सारी बीजेपी उन पे टूट पड़ी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन है उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन, ये तो इन्हीं के चुने हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो बड़ी आसान बात है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हो, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हो, वक्फ जजमेंट को, वक्फ में जो उनने किया इंटरव्यू उसको लेके, या जो गवर्नर्स को लेके, जब आपके लोग वो निशिकांत दुबे या दूसरे लोग इस तरह, और आपके वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इस तरह खुली तरह से सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हो, इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त की सरकार है वो सारे इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करके अपने नीचे पांव के नीचे रखना चाहती है, ताकि वो इनका गलत इस्तेमाल करे और राहुल जी की जो बात है उसमें दम बंद। पश्चिम बंगाल के जो हालात थे
آپ نے مسند کو لیٹر بھی لکھا تھا، مگر اس کے بعد سے جو وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ پرتاڑنا ہو رہی ہے اس کو لے کر آپ کی کوئی پرتکریا نہیں آئی ہے، اور بی جے پی ایلیگیشن لگا رہی ہے کہ محبوبہ جی کی طرف سے ہندوؤں کو لے کر کوئی بھی بات رکھی نہیں جاتی ہے، ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو جو پشچم بنگال کے اندر مانا جاتا ہے۔ دیکھیے میں نے، اگر آپ نے میرا پڑھا ہو، اگر میرا ٹویٹ پڑھا ہو، تو میں نے وہاں کے جو مسلمان ہیں میں نے ان کو اپیل کی کہ آپ کوئی بھی ایسا پروٹیسٹ نہ کریں جو وائلنٹ ہو جائے، کیونکہ کمیونل فورسز انتظار میں ہے اس کے کہ کب ہم مسلمانوں کو بدنام کر کے ان کے بیچ میں گھس کے ایسے ایکشنز کریں جس سے مسلمان بدنام ہو جائیں گے۔